नमस्कार। पतंजलि आईएएस एकेडमी के विशिष्ट चैनल पीआरसीसीएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक बेहद गंभीर टॉपिक के पर डिस्कशन करने के लिए आपके साथ मौजूद हुए हैं। पूरी दुनिया युद्ध के आग में झुलसती चली जा रही है। कुछ दिन पहले रूस यूक्रेन युद्ध जारी था, अभी भी जारी है। इसी बीच फिलिस्तीन के एक आतंकवादी संगठन हमास ने महज 20 मिनट के भीतर 5000 रॉकेट दागकर पूरे इजराइल को हिलाकर रख दिया है। कभी इजराइल ने कल्पना भी नहीं की होगी कि हम पर इतना भीषण हमला होने वाला है। बड़ा गंभीर स्थिति है, बड़ा विचित्र स्थिति है कि अभी अभी एक युद्ध ठंडा भी नहीं हुआ था कि तुरंत इजराइल ने फिलिस्तीन के खिलाफ दूसरे युद्ध की घोषणा कर दी। अब दुनिया में कई गंभीर प्रश्न उठ खड़े हुए हैं। लोग कह रहे हैं, क्या यह तीसरे विश्व युद्ध का आगाज है? कोई कह रहा है कि क्या दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा इजराइल और अब देशों की एकजुटता के देख करके। इसी प्रकार कोई यह बोल रहा है कि क्या इजराइल के क्रोध को सहन करने में अक्षम है और फिलिस्तीन दुनिया के नक्शे से मिटने वाला है। इसी बीच एक तैरता हुआ सवाल यह भी खड़ा हुआ है कि क्या रूस ने इस हमले के पीछे कोई योजना बनाई ताकि यूक्रेन से लोगों को ध्यान भटकाया जा सके। ऐसे तमाम प्रश्नों के बीच में एक विश्लेषण मैं दे रहा हूं। बेहद कम समय में आप पूरे अरब इजराइल विवाद का कारण समझ जाएंगे कि यह कारण क्या है और इसका इतिहास क्या है और कैसे अंततः इस युद्ध का परिणाम की पटकथा लिखी जानी है, वह भी निश्चित है, उसमें कोई बदलाव होना नहीं है। आइए एक एक करके हम लोग इन चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल पर फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास ने 7000 रॉकेट से हमले किए। ये हमले इजराइल के चर्चित शहर तेल अवीव से लेकर सभी बड़े शहरों पर किए गए। इसमें खबर आ रही है कि 1000 लोग मारे जा चुके हैं, लगभग 3000 लोग घायल हैं और 300 लोगों का अपहरण किया जा चुका है। इस अपहरण की घटनाओं के बीच में पूरे दुनिया इस बात के मंथन में पड़ गई है कि इजराइल जैसा मुल्क, जिसके पास मोसाद जैसा खुफिया संगठन है, आयरन डोम जैसा इंटरसेप्टर मिसाइल क्षमता है, आखिर इतने बड़े हमले हुए तो कैसे हुए? क्या यह इंटेलिजेंस फेल्यूर थी? क्या यह इजराइल के विरुद्ध अरब देशों से बड़े पैमाने पर हमास को खड़ा करने का प्रयास था? क्या इसमें तुर्की, लेबनान, सीरिया जैसे मुल्क हमास को मदद पहुंचा रहे थे? बड़े बड़े गंभीर सवाल हैं। लेकिन इन गंभीर प्रश्नों के उत्तर जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हमें और स्पष्ट रूप से मिलेगा। आज हम मुख्य रूप से रोशनी डालेंगे कि आखिर अरब और इजराइल के बीच इस युद्ध का क्या कारण है। बड़ा सरल शब्दों में ये सटीक विश्लेषण आप लोग देखिए, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। इस मैप को जरा सा देखिए जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। ये विश्व के नक्शे पर इजराइल है और इसके ऊपर सीरिया है, छोटे क्षेत्र में लेबनान है, इधर जॉर्डन है, जॉर्डन से ही सटा हुआ सऊदी अरब का बॉर्डर है और इधर मिस्र है, उधर भूमध्य सागर है। इजराइल एक यहूदी राष्ट्र है। इस राष्ट्र की उत्पत्ति सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1948 में हुआ। अब आपको हम बताते हैं कि दरअसल इजराइल के यहूदी राष्ट्र बनने की वो कहानी क्या है, जिस कहानी के से इस झगड़े की शुरुआत होती है। विवाद का कारण क्या है? क्यों फिलिस्तीन और इजराइल आपस में लड़ रहे हैं? दरअसल आपको बता दें, इस विवाद के जड़ में यरूशलेम शहर है। यह एक ऐसा शहर है जो 3 धर्मों का पवित्र स्थल है। यानी सबसे पहले यहां पर यहूदी राज्य हुआ करता था और यहूदियों की राजधानी यरूशलेम में हुआ करती थी। कहते हैं यहीं पर यहूदियों का सबसे पवित्र माने जाने वाला मंदिर सोलेमन मंदिर स्थित है। अब्राहम ने यहीं पर यहूदियों के धार्मिक कार्य को दिशा प्रदान की थी। लेकिन केवल यह यहूदियों के लिए महत्वपूर्ण स्थल नहीं था। समय के साथ कहा जाता है कि यह ईसा मसीह की कर्मस्थली है, अर्थात प्रभु यीशु को इसी स्थान पर सूली पर चढ़ाया गया था और वहां से उनका पुनर्जन्म हुआ और उन्हें दुनिया को
ज्ञान की दृष्टि थी। तो ये ईसाइयों के लिए भी एक पवित्र स्थल था। तीसरी बात, ऐसी परंपरा है, कहा जाता है कि इस्लाम धर्म के जन्मदाता पैगंबर मोहम्मद साहब भी जीवन में अपना आखिरी स्थान जहां बिताए वो यरूशलेम ही था, और यहीं पर उन्होंने स्वर्ग के आत्माओं के साथ वार्तालाप किया और स्वर्ग की ओर, जन्नत की ओर प्रस्थान कर गए। यानी यह इस्लाम का भी एक पवित्र स्थल है। अब तीनों में यरूशलेम पर किसका प्रभाव रहेगा, यहीं से प्रश्न की शुरुआत होती है। आप इस बात को ऐसे समझिए, इस्लाम का जन्म 612 एडी में हुआ। उसके बाद इस्लाम के फॉलोअरों की संख्या बढ़ी और धीरे धीरे इस स्थल पर इस्लाम का प्रभुत्व लहरा गया। हमें पता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के निधन के बाद खलीफा परंपरा चली थी, और खलीफा परंपरा में आगे चल करके सीरिया में उमैया वंशी खलीफा, बगदाद में अब्बासी वंशी खलीफा जैसे कई लोगों का विकास हुआ था, और इस क्षेत्र पर पूरी तरह से इस्लामिक लोगों का कब्जा हो गया। लेकिन न तो इस पर यहूदी अपना अधिकार छोड़ना चाहते हैं और न ही इस पर अपना ईसाई इतिहास अपना अधिकार छोड़ना चाहते हैं। अब तीनों के बीच यह एक विवाद का केंद्र बना। लेकिन इतिहास के उन पन्नों से निकला जाए तो क्या हो रहा है जरा समझिएगा। यहूदियों को इस स्थान से कुछ समय पहले इस्लाम और ईसाईयत के तहफीज से यह स्थान छोड़ करके बाहर जाना पड़ गया। यहां से यहूदी निकले, पूरे यूरोप, अमेरिका जगत में गए। यहूदी मेहनती थे, इनमें काबिलियत थी। इन्होंने दुनिया के जिस देश में गए वहां के बड़े बड़े व्यापारी बन गए। राजनीतिज्ञों से इनकी अच्छी तालमेल हो गई। आप ऐसे समझे कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल के सलाहकार यहूदी व्यक्ति है। अमेरिका में यहूदियों का व्यापक प्रभाव है। ऐसे में यहूदी दुनिया भर में फैल चुके थे और एक खुशहाल और मस्त जिंदगी जी रहे थे। दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था में इनका अच्छा खासा योगदान था। लेकिन इसी बीच नियति ने कुछ और खेल खेला। आप ऐसे समझे, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो चुकी थी। जर्मनी वर्साय की संधि से घिरा हुआ था और इन संधियों से निकलने के लिए वहां एक नायक पुरुष का जन्म हुआ जिसका नाम था हिटलर। हिटलर और उसकी नाजी सेना जर्मनी को वर्साय की संधि से आजादी दिलाना चाहते थे। लेकिन हिटलर का एक विचार था और वह यहूदी विरोधी विचार था। हिटलर का मानना था कि प्रथम विश्व युद्ध में जो जर्मनी के यहूदी थे उन्होंने जर्मनी का साथ न देकर के बल्कि इंग्लैंड का साथ दिया, इसलिए यहूदी हमारे लिए घृणा के पात्र हैं। फिर एक नया खेल शुरू हुआ। यहूदियों की नागरिकता को छीनने के लिए जर्मनी में न्यूरेमबर्ग कानून बनाए गए। इसके बाद यहूदियों का भयंकर कत्लेआम हुआ। कुछ लोग लिखते हैं कि यहूदियों के बारे में कि नाजी लोग जो जर्मनी पर अपना प्रभाव कायम कर चुके थे, जो हिटलर के एक प्रकार से घोषित फौजी थे, इन लोगों ने बतौर आरा मशीन लगा करके यहूदियों को काटना चालू किया। बड़े पैमाने पर भीषण कत्लेआम किया गया यहूदियों का। यहीं पर यहूदियों के मन में एक विचार आया कि आज कोई ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ है जो सनकी है, पागल है या तानाशाह है, डिक्टेटर है, जो भी है, वो यहूदियों का कत्ल कर रहा है। कल के गए यह स्थिति इंग्लैंड में भी हो सकती है। कल के गए यह स्थिति जो है वो अमेरिका में भी हो सकती है। तानाशाह तो कहीं भी पैदा हो सकते हैं। हम पर कोई भी अविश्वास कर सकता है और हमारा कत्ल कर सकता है। ऐसे में यहूदियों को याद आई, हम कहां के रहने वाले थे, हमारी वास्तविक जन्मभूमि कहां है, हमारा कोई मदरलैंड होगा तो कहां हो सकता है। दुनिया भर के यहूदियों ने इसको लेकर मीटिंग की। उनको उत्तर मिला यरूशलेम, कि वहीं उनकी प्राचीन राजधानी, वहीं उनका पवित्र मंदिर हुआ करता था। इसके बाद यहूदियों ने ठाना कि विश्व भर के सारे यहूदी फिलिस्तीन पहुंचेंगे। फिलिस्तीन एक इस्लामिक देश है। इस पूरे मैप में जो येलो कलर आप देख रहे हो, ये फिलिस्तीन ही है और मैंडेट सिस्टम के तहत ये इंग्लैंड के अधीन है। यहां की सुरक्षा, शासन प्रबंध इंग्लैंड के हाथों में है। प्रथम विश्व युद्ध से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हो रहा है, दुनिया भर के यहूदी कहां पहुंच रहे हैं, यरूशलेम पहुंच रहे हैं। और उनके इस कार्य में
पर्दे के पीछे से या खुल्लम खुल्ला समझें, इंग्लैंड और अमेरिका का साथ मिल रहा है। अगर ग्राउंड जीरो से मैं आपको बात बताऊं तो यहूदियों ने यहां आकर केवल बसना नहीं चालू किया, बल्कि स्थानीय लोगों से बड़ी बड़ी रकम देकर के जमीन खरीदे। यह जमीन यरूशलेम के शहर के इर्द गिर्द बढ़ता गया। दुनिया भर के यहूदी जब यरूशलेम पहुंचे तो पहुंच करके यहां के लोगों को भारी भरकम कीमत देकर के अपना विस्तार आगे किए। उधर सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान इधर यहूदी धीरे धीरे इसे ही फिलिस्तीन में अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे थे। साथ ही उन्होंने इंग्लैंड के पास प्रस्ताव रखा कि इंग्लैंड का चूंकि गुलाम मुल्क है एक तरीके से समझे फिलिस्तीन, और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इंग्लैंड क्या कर रहा है, भारत को आजाद कर रहा है, श्रीलंका को आजाद कर रहा है, बर्मा को आजाद कर रहा है, तो यह भी प्रश्न उठ रहा है कि फिलिस्तीन को भी आजाद कर दे। यहूदी चाहते हैं कि फिलिस्तीन को आजादी देने से पहले जैसे भारत के पहले पाकिस्तान बटा, उसी प्रकार इजराइल को एक स्वतंत्र देश का दर्जा दे दिया जाए। यहूदियों को इस मांग को इंग्लैंड की सरकार समर्थन करती है और उन्हें एक मान्यता देती है। 1948 के वर्ष आते आते तक दुनिया के पटल पर आप समझे कि एक राष्ट्र का जन्म हो चुका है। 1948 में यह यहूदी राष्ट्र है, चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ राष्ट्र है। बेहद टफ लाइफ होगा और यहां पर यहूदी आए और एक इजराइल नामक देश बनाए। कहा जाता है इजरायलियों ने अपने मेहनत से रेगिस्तान में खेती की, तेल अली में तेल के भंडार खोजे और धीरे धीरे अपने जीवन को आगे बढ़ाए। लेकिन यह बात मुस्लिम जगत के देशों को रास नहीं आई। जब तक वो इंग्लैंड के अधीन क्षेत्र था तब तक तो वे चुप रहे, लेकिन जब ही फिलिस्तीन से अंग्रेज निकले, दुनिया के जो भी अरब देश थे, इस मैप में आप भली भांति देख रहे हैं कि इजराइल के इधर इजिप्ट है यानी मिस्र, और इधर जॉर्डन है, इधर सीरिया है, उधर लेबनान है, और सटा हुआ इलाका इसका अगर देखेंगे तो सऊदी अरेबिया है। इन मुस्लिम देश आपस में एकजुटता हुए, इनका नेता थे कर्नल नासिर जो मिस्र के राष्ट्रपति हुआ करते थे। इन्होंने मुस्लिम देशों को एकजुट किया और उसके बाद फिर क्या था, फिर इजराइल पर हमले हो गए। कई इस्लामिक देश, लगभग दुनिया के जितने भी इस्लामिक देश थे, कुछ ने इस युद्ध में सीधे भाग लिया, कुछ ने अपने लड़ाके भेजे, कुछ ने धन मुहैया कराई, तो किसी ने नैतिक समर्थन दिया। अरब देशों के इस एकजुटता के कारण इस युद्ध का नाम अरब इजराइल युद्ध रखा गया। ये फिलिस्तीन और इजराइल युद्ध नहीं था, अरब जगत, सारे मुस्लिम जगत एक साथ, और बीच में इजराइल जैसा छोटा सा देश। कहते हैं कि इतिहास में इजरायलियों ने संघर्ष से अपनी कहानी लिखी। पूरे इतिहास के पृष्ठभूमि में जाएंगे तो यहूदियों को इस क्षेत्र से बाहर करने के लिए, यहां से निकालने के लिए 4 अरब इजराइल युद्ध लड़े गए। देखिए, प्रथम युद्ध 1948 में लड़ा गया, दूसरा युद्ध 1956 में लड़ा गया, तृतीय युद्ध 1967 में हुआ और चौथा युद्ध जो है वो 1973 में हुआ। यानी अगर देखा जाए तो 25 सालों के भीतर 4 बड़े बड़े भीषण युद्ध। लेकिन इस युद्ध का परिणाम जान करके आप चौंक जाइएगा। छोटा सा मुल्क इजराइल, आज के तिथि में बिहार की 1/4 भी क्षेत्र नहीं है उसके पास। उसे कुछ हिस्से, अधिकांश हिस्से रेगिस्तान से प्राप्त हुए हैं। लेकिन यहूदियों ने अपने कर्म बल से चारों अरब इजराइल युद्ध में अरब जगत को हरा दिया। केवल हराया नहीं, अरब जगत के कई क्षेत्रों पर कब्जे कर लिए और पूरा का पूरा फिलिस्तीन का नक्शा बदल करके रख दिया। कैसे? इस मैप से बेहतर इसकी समझ आप नहीं रह सकते। 1917 तक, आप इस मैप को मैं थोड़ा और लार्ज कर रहा हूं, खैर देखिए इसे। 1970 में ये जो इजराइल का लोकेशन देख रहे हो आप, ये पूरी की पूरी ग्रीन है, कंप्लीटली है। 1917
के बाद जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, हिटलर का दौर आया तो यहां पर यहूदी आना चालू करते हैं। उनके आने से 1946 का जो नक्शा देख रहे हैं, इस नक्शे में जो आपको ग्रीन कलर नजर आ रहा है, एक फिलिस्तीनी लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं। और इस नक्शे में जो डॉट 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 थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट पैच दिख रहे हैं, यही इजराइल है। मतलब नाम मात्र के इजरायली हैं। कब? 1946 में। लेकिन 1948 के युद्ध के बाद ये देखिए 1947 में ये नक्शा चेंज हो जाता है। जो सफेद इलाके दिखाई दे रहे हैं आपको, ये इजराइल है, और जो ग्रीन इलाके दिखाई दे रहे हैं उसमें फिलिस्तीन सिमट करके रह जाता है। आगे बढ़िए, तीसरे नक्शे में आइए, 1967। अब ये पूरा पट्टी व्हाइट हो गया है, और जो केवल ग्रीन पट्टी, इसको वेस्ट बैंक बोलते हैं, इसको गाजा बोलते हैं, यहीं पर एक मात्र रह गए, देख रहे नक्शे में। और अगर प्रेजेंट सिचुएशन में चले तो ये नक्शा है, पूरा इजराइल है, और जो बीच में आप डॉट 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 देख रहे हैं, ये वेस्ट बैंक का इलाका है, यही फिलिस्तीन का इलाका है, और भूमध्य सागर से सटा हुआ एक गाजा पट्टी का इलाका है, और यही गाजा पट्टी पर फिलिस्तीन है। तो फिलिस्तीन यहां बचा है, या तो फिलिस्तीन यहां बचा है। इस एरिया का नाम है गाजा पट्टी, इस एरिया का नाम है वेस्ट बैंक, और ये जो आप ब्लू डॉट देख रहे हो, यही है आपका यरूशलेम। ठीक है, यरूशलेम पर थोड़ा फिलिस्तीन का कब्जा है। या तो यहां से फिलिस्तीनी इस युद्ध के बाद इस मुल्क को छोड़कर चले गए, और इस सारे क्षेत्रों पर कब्जा हो गया। इस युद्ध के दौरान इजराइल ने न केवल मिस्र को हराया, बल्कि उसके सिनाई प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। इसी प्रकार सीरिया के गोलन पहाड़ी पर कब्जा कर लिया, अभी भी उसके कब्जे में। पूरे मुस्लिम देशों के बीच में रहता हुआ यह मुल्क 4 बड़े संघर्ष में, इस कहानी में मैं कभी आऊंगा तो चारों युद्ध पर आपको प्रकाश डालूंगा। 1973 के युद्ध में पराजित होने के बाद अरब देशों ने दुनिया को तेल सप्लाई बंद कर दी, क्योंकि अमेरिका, यूरोपीय मुल्क इजराइल के साथ खड़े थे। इन देशों को सबक सिखाने के लिए अरब देशों ने पेट्रोलियम क्रूड ऑयल की सप्लाई बंद कर दी, फिर भी इसका हल नहीं निकला। ठीक है, और इजराइल नक्शे पर छाता चला गया, नक्शे पर बढ़ता चला गया, और फिलिस्तीन को बाहर करता चला गया। इसके बाद क्या होता है आपको भी पता है। जब कोई देश आमने सामने की लड़ाई में सफल नहीं होता है तो प्रॉक्सी वार स्टार्ट करता है। यहीं से हमास के जन्म की कहानी शुरू होती है। आमने सामने के 4 युद्धों में अरब जगत को इजराइल ने हराया, और उनको पराजित करने के बाद जब सफल अरब देशों को लगा कि हम सफल नहीं हो पाएंगे, तो मुस्लिम देशों ने वही सहारा लिया जो भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है। जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध 1947 में लड़े गए, आगे चल के 1965 में लड़े गए, 1971 में लड़े गए। वहां पाकिस्तान को निर्णायक पराजय मिली। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? पाकिस्तान ने आमने सामने की लड़ाई छोड़ दी। अब जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा जैसे आतंकवादी संगठन के जरिए भारत में लड़ाई चालू की, यही कंडीशन इजराइल का भी हो रहा है। यहां पर फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन जन्म ले रहे हैं, नाम है हमास। इसके चीफ हैं यासिर अराफात, और उनके लीडरशिप में अब आतंकवाद के जरिए इजराइल को सबक सिखाने की प्रयास किए गए। कहते हैं इजराइल ने आतंकवाद की लड़ाई को भी अंजाम तक पहुंचाया। उसने कई खुफिया मिशन लॉन्च किए, और कहा जाता है कि उसका खुफिया संगठन मोसाद दुश्मन को चुन चुन के विश्व के किसी भी कोने में मार डालता है। आतंकवाद की इस लड़ाई के बीच में धीरे धीरे ही से ही अरब इजराइल में शांति का दौर भी स्थापित हुआ। इजराइल ने जो सिनाई प्रायद्वीप पर कब्जा किया था वो मिस्र को लौटा दिया। यासर अराफात के साथ एक संधि की कि जो बचा हुआ फिलिस्तीन है हम उसे एक मान्यता देते हैं, आप ही हमें इजराइल कंट्री के रूप में मान्यता प्रदान कर दीजिए, ऐसा उन्होंने कहा। इसके लिए इन लोगों को नोबेल शांति पुरस्कार भी दिए गए। लेकिन इस दौरान इजराइल चुप नहीं रहा।
इजराइल अपने पूरे बाउंड्री को बाढ़ लगा के रखा। इस दौरान इजराइल ने एक ऐसा मिसाइल बनाया, आयरन डोम, जो अभेद्य कवच था। कोई भी बाहर से आने वाला रॉकेट को गन सूंघ करके ही रास्ते में खत्म कर देता था। ऐसा अभेद्य किला दुनिया के किसी भी मुल्क ने आज तक नहीं खड़ा किया है। लेकिन इन सब के बीच में जो कुछ भी हुआ वो सभी को चौंकाने वाला था। बड़े पैमाने पर बड़े लंबे समय तक शांति रहने के बाद अचानक कल हमास ने एक साथ 20 मिनट के भीतर 5000 रॉकेट दागे, इजराइल में तबाही का मंजर पसार दिया। उसके बाद जो युद्ध की विभीषिका होती है वो दोनों देशों के बीच साफ साफ दिखने लगी। आप इस पूरे युद्ध के बीच में जो तस्वीरें सभी को हिला करके ले गई इस रॉकेट हमले के दौरान, उसमें से एक तस्वीर धुंधली सही पर हम आपको दिखाते हैं। बड़े पैमाने पर हमास के लड़ाकों ने इजरायली महिलाओं और वहां रहने वाले लोगों को अपने साथ ले गए। इसमें एक महिला को नंगे करके फिर उसके ऊपर जीप चढ़ा करके और जीप में घसीटने की घटना पूरी दुनिया को दहला के रख दी। बड़े पैमाने पर इस हमले में केवल इजरायली नहीं मारे गए हैं, नेपाल जैसे छोटे से मुल्क के लोग मारे गए हैं, फ्रांस के लोग मारे गए हैं, अमेरिका के लोग मारे गए हैं, दुनिया के लोग मारे गए। और इस हमले के बाद सीरिया का एक आतंकवादी संगठन हबीबुल्लाह जो है उसने घोषणा की है कि तेल अवीव पर हमले हमने भी किए। इधर तालिबान के लड़ाकों के बारे में कहा जा रहा है कि वे भी इजराइल में घुसने के लिए सीमा तक पहुंच गए। पूरा इलाका ISIS जैसे गंभीर आतंकवादी क्षेत्रों से ग्रसित है। अब जरा आप गौर कीजिए, आप कल्पना करिए कि आगे की हकीकत क्या होने वाली है। तुर्की जैसे देश हमास के साथ खड़े हो गए हैं, ईरान ने पाकिस्तान जैसे देश हमास के साथ खड़े हो गए हैं, चीन जैसे मुल्क अप्रत्यक्ष रूप से ही सही लेकिन हमास के साथ हैं, और दुनिया सऊदी अरब जैसे जो मुस्लिम देश हैं उन्होंने शांति बरतने की अपील की है। अमेरिका युद्ध पोत भेज रहा है, सीधे मिलिट्री सहयोग की बात कर रहा है, यूरोप आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं, यूरोपीय यूनियन एक्टिव है। तो क्या यह थर्ड वर्ल्ड वॉर है? एक बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया महज चंद दिनों के भीतर गोलबंद हुई, खुल्लम खुल्ला समर्थन का ऐलान किया, इसे साफ था कि हमास को इतने बड़े हमले के लिए दुनिया के कई देशों का समर्थन हासिल था। उधर रूस परेशान है, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश लगातार यूक्रेन को मदद कर रहे हैं, और यूक्रेन के मदद से क्या रूस की भी इसमें कोई मिली भगत है? ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं। हालांकि इसके प्रमाण किसी के पास मौजूद नहीं है। लेकिन अगर रूस ने अपनी कार्रवाई यूरोप में बढ़ा दी, अगर ईरान और बाकी देश खुल्लम खुल्ला हमास को समर्थन देने लग जाएं, तो यकीन मानिए कि आपके दरवाजे पर तीसरे वर्ल्ड वॉर का दस्तक दे चुकी है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि पूरी विश्व गंभीर हथियारों के जखीरों पर खड़ा है। एक छोटी सी बारूद की चिंगारी से पूरी पृथ्वी के अस्तित्व को समाप्त कर सकती है। ऐसे में हम सभी के लिए आवश्यक है कि यह युद्ध न हो, और हमें भी उम्मीद ऐसा ही करना चाहिए। सवाल उठता है, इस युद्ध का परिणाम क्या है? तो जिस प्रकार अरब इजराइल युद्ध में इजराइल ने अपनी हिम्मत दिखाई है, जिस तरह से उसने अपने सभी नागरिकों के लिए फौजी ट्रेनिंग दी है, जिस प्रकार के अत्याधुनिक हथियार उसके पास हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों का उसे समर्थन हासिल है, तो आप पक्का मानिए कि इसमें पराजय तो फिलिस्तीन का ही होना है। इजराइल के पराजय होने की कोई संभावना नहीं है। और अगर इजराइल, जैसे कि वहां के प्रधानमंत्री ऐलान कर रहे हैं कि हम गाजा पट्टी के सभी नागरिक खाली करके चले जाएं, और नहीं तो हम गाजा को जमीन के धूल में बदल देंगे, अगर इतनी बड़ी गंभीर कार्रवाई होती है तो मान लीजिए कि दुनिया के नक्शे से फिलिस्तीन का नाम मिटने वाला है। फिलिस्तीन
या गलती किया, इसका परिणाम भुगत रहा है? फिलिस्तीन के लोगों की इसमें क्या भागीदारी है कि नहीं है? ये सब प्रश्न आने वाले समय में आपको नया उत्तर देंगे। लेकिन आज मैं आपसे केवल इतना ही बताने के लिए आया था कि आखिर अरब इजराइल युद्ध क्यों होते रहता है, इसके कितने गंभीर परिणाम होते हैं, और क्यों यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध का आकार ग्रहण कर सकता है। इन सभी चीजों के ऊपर हमने प्रकाश डाला और उम्मीद करते हैं कि अगली कड़ी में जब हम आपके पास आएंगे तो मैं 2 बातें आपके साथ बताने वाला। मैं आपको बताने वाला बड़ा इंटरेस्टिंग जानकारी है। विश्व की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी है मोसाद। क्या है मोसाद, कैसे काम करता है, आपको यह भी बताने वाले हैं कि हमास जैसे संगठन जो लगभग मृत प्राय हो चुके थे, उनके पुनर्जीवित होने के पीछे कौन कौन से तर्क नहीं थे। आप देश विदेश राष्ट्रीय घटनाओं का सटीक और छोटा विश्लेषण चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।